नमस्कार, मैं शिवांकर द्विवेदी अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज की ओर से। आज हम बात करेंगे वयस्कों के आहार, वर्तमान दौर में जारी भोजन शैली से उपज रही समस्याओं और समाधान पर। विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है शहर के प्रसिद्ध गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कुलदीप सोलंकी। नमस्कार सर। नमस्कार। एक तथ्य से हम सभी अवगत हैं कि स्वस्थ शरीर का संबंध स्वस्थ आहार से है। ये बातें हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि दैनिक क्रियाकलापों को करने के लिए हमें आहार की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बिंदु जहां हम सबकी गाड़ी आके रुक जाती है वो ये कि वास्तव में स्वस्थ आहार या संतुलित आहार हम किसे कहेंगे, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, आहार को हम मुख्यतः 3 बिंदुओं में बांटते हैं जी। एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। जी। इन तीनों का सम्मिलित रूप से सेवन करना आवश्यक है हर मील में, हर खुराक के साथ। जी। प्रोटीन के लिए कहा जाता है कि जितना शरीर में रिपेयरिंग हो रहा है सेल्स का, जितना रोग प्रतिरोधक क्षमता है और जो ग्रोथ है शरीर की, वो सारा प्रोटीन्स पे डिपेंडेंट है। तो अमूमन हमें एक वयस्क को 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम, मतलब अगर हम किसी को 60 ग्राम का व्यक्ति समझते हैं, एवरेज जो वेट है वो इंडियन मेल का 60 to 70 kg होता है जी। तो 60 ग्राम के व्यक्ति को मिनिमम 60 किलो के व्यक्ति को मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। यह अगर वह व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में है, जैसे कुश्ती हो गया, एथलेटिक्स हो गया, या उसका बहुत ज़्यादा जॉब जो है वो बहुत स्ट्रेनस है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो उसका प्रोटीन कंटेंट 1.5 से 2 ग्राम होना चाहिए, मतलब 90 से 120 ग्राम। और फैट है, फैट 15 से 20% हमारे आहार में होना चाहिए। और इसमें भी फैट जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैट का मुख्य जो स्रोत है वो है वेजिटेबल ऑयल। जी। वेजिटेबल ऑयल में हम सब्सिक्वेंटली चर्चा करेंगे, बट मोटा मोटा हमें समझना पड़ेगा कि 3 ऑयल बहुत अच्छे हैं: मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल और सरसों का तेल। सीज़न के हिसाब से हमारे जो परंपराओं के अनुसार ऐसा अलग अलग सीज़न में तेल बांटे हुए हैं, उसका अगर हम पालन करते हैं तो शरीर में न केवल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो 2 प्रकार की होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, तो इन दोनों का उचित मात्रा में जब हम सेवन करते हैं तो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर का जो रिपेयरिंग है, जो बीमारी से शरीर को बचाव के लिए ज़रूरी है, वो होते रहता है। क्योंकि जितने शरीर में सेल्स हैं उनका वॉल में जो कंटेंट होता है वो लिपिड होता है, बाई लेयर होता है लिपिड का, और ये इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बहुत बड़ा रोल है। कौन से तेल नहीं खाने हैं ये भी हमें संक्षेप में जानना जरूरी है। तो हमें जो पाम ऑयल आ रहा है, जो आजकल सारे जितने मार्केट में उपलब्ध जंक फूड, रेडीमेड फूड, OTC फूड हैं, उसमें सारे के सारे जो हैं पूरे विश्व भर में पाम ऑयल में तले जा रहे हैं, पाम ऑयल में प्रिपेयर हो रहे हैं। और पाम ऑयल सबसे ख़राब ऑयल है, वो जहर के समान है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स बहुत अधिक होते हैं और ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो फैट की मात्रा 15 से 20% हमारे डाइट में होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? जैसे हमारे यहाँ सब्जी छौंकी जाती है तो वो मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल या सरसों के तेल में छौंकी जाए। दाल को छौंकते हैं, उतना पर्याप्त है शरीर में तेल के लिए। और रहा सवाल रोटी का, तो मॉडर्न साइंस अब ये मानने लगा है कि शुद्ध घी एक सुपर फूड है। गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भैंस का भी मिल रहा है और शुद्ध घी है तो वह रोटी में लगा के सेवन करने से हमारे शरीर में जो इंक्रेटिन्स और एंटी इंक्रेटिन्स का बैलेंस है वो बना रहता है। ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, इसको हम फिर और कभी चर्चा में लेंगे। और जितना कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी देता है, जिसमें चावल आता है, चावल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रोटी है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, इसको सीज़न के अनुसार चेंज कर करके खाना है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है, साथ में प्रोटीन की मात्रा भी होती है। जैसे हमारे यहाँ स्टेपल फूड है दाल चावल। जब भी हम दाल चावल बोलते हैं मतलब इट्स अ कंप्लीट फूड, क्योंकि जो मिथियोनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन वगैरह जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो दाल में हैं।
और चावल के साथ जब उसका मिश्रण होता है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते जी। हैं। प्रोटीन कंटेंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी। तो हमें कार्बोहाइड्रेट तो हमारे डाइट में वैसे ही पर्याप्त है, हमें विशेष जो ध्यान देना है किसी भी वयस्क व्यक्ति को कि 60 से 90 ग्राम प्रोटीन उसके डाइट में जाए और फैट 15 से 20% उस डाइट में हो। ऐसा करने से वो एक संतुलित आहार होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि किस आहार को हमें कब लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से जा रही है, व्यक्ति ये नहीं सोचता कि कब हमें कौन सा आहार लेना चाहिए। इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि वयस्कों को जो नियमित तौर पे अपनी दिनचर्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह उनकी बिजी लाइफ है, रात को देर तक जगते हैं, ऐसे लोगों को कितना और कैसा आहार लेना चाहिए समय के आधार पर मैं जानना चाहूँगा। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब होता है जिसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिकमेंडेड मात्रा में हो। जी। और हमारा जो भारतीय भोजन पद्धति है वो बैलेंस डाइट के कंसेप्ट से बहुत ऊपर है। बैलेंस डाइट का कंसेप्ट मॉडर्न मेडिसिन में 200 साल का है और हमारे भारतीय भोजन पद्धति में ये 12,000 साल पुराना है, जिसको आयुर्वेद में पहले बताया गया और फिर हम और आपके जीवन शैली में स्वतः आ गया है। जी। अब इसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ हो गई है, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये हमारा आज का जीवन शैली के 3 मुख्य मील हैं। बिल्कुल। इसके बीच में हम कहीं बैठे हैं तो चाय पी लिए, कहीं बैठे तो बिस्किट खा लिए, कहीं मार्केट गए तो समोसा खा लिए, कहीं कुछ दोस्तों के साथ मिल लिए तो जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह खा लिए। तो हमारे साथ समस्या क्या आ रही है कि एक जो कॉमर्शियली अवेलेबल फूड है वो प्रीडोमिनेंटली जो मार्केट में उपलब्ध फूड है, जैसा समोसा हो गया, भजिया हो गया, ये सारे सैचुरेटेड फैट्स में, पाम ऑयल में तले जा रहे हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। किसी को भी मुनाफा कमाने के लिए वो इजी स्रोत है। दूसरा जो है, जितने कॉमर्शियली फूड स्टॉल्स हैं उसमें जो तेल है वो बार बार यूज़ किया जाए। अगर आप अपने दादी जी से पूछेंगे तो पुराने ज़माने में एक डब्बा होता था कि एक बार अगर भजिया तल दिए तो वो तेल जला हुआ तेल कहा जाता था और वो डब्बे में भर के रख दिया जाता था, दिवाली में दिया जलाने के काम आता था। ये घर घर की परंपरा थी। लेकिन अब वो तेल जो है घर में भी यूज़ हो रहा है और घर से तो फिर भी थोड़ा बहुत कम नुकसान है, लेकिन बाज़ार में जो वही तेल जो है वो टॉपअप होते रहता है। किसी भी रेस्टोरेंट में टॉपअप होता रहता है कि भैया थोड़ा सा नया तेल डाल दो, बाकी पुराना चल रहा है कढ़ाई में। उससे ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक है। आप एक समोसा खा रहे हैं जो 15 से 20 रुपए का है, लेकिन उसके साथ आप बीमारी खा रहे हैं, वो ट्रांस फैट्स खा रहे हैं जो बार बार तेल को यूज़ करने के लिए, एक तो पाम ऑयल जो डेंजरस है, ऊपर से जला हुआ पाम ऑयल, ये खाने से आपका सीधा हार्ट पे अटैक होगा। हार्ट पे वो तेल जाके जमता है, लीवर पे जाके जमता है तो फैटी लीवर हो गया, हार्ट की नसें कमज़ोर हो गई, ब्रेन में जाके अटकता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, है ना। ब्रेन स्ट्रोक तो देर की बात है, लेकिन जो एक अवसाद की स्थिति है वो सब भोजन का प्रॉपर नहीं होने की वजह से बढ़ रहा है। और इसके ऊपर हमारे पास तनाव बहुत है। तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा हम टाइम कटिंग कहाँ से करें। ब्रेकफास्ट आप टीवी मतलब फ़ोन करते करते कर लीजिए, लंच आप टीवी देखते देखते कर लीजिए, क्लाइंट से बात करते करते कर लीजिए, आधा आपने खाया, आप अपने आधा छोड़ दिया या आधा आपने फिर से रिग्रुप किया, और इवनिंग डिनर जो है वो टीवी देखते देखते कर। तो ये जो है ये बहुत अहम नॉन साइंटिफिक कदम हो रहा है आज के युवा वर्ग द्वारा। साइंस के अनुसार कि जब आप कंसंट्रेटेड एक जगह बैठ के, हमारा छत्तीसगढ़ की पद्धति है कि अगर व्यक्ति खाना खाने बैठ गया तो वो 15-20 मिनट तक, जब तक भोजन कंप्लीट नहीं कर लेता था, लाइफ इज स्टैंड स्टिल, मतलब पूरे आग भी लग जाए तो भी वो भोजन को प्राथमिकता है, वो उसको इत्मीनान से खाएगा तभी उठेगा, बहुत ज़रूरी होगा तभी उठेगा, अदरवाइज ऐसे घूमते फिरते खाएगा नहीं। वह हमारी दिनचर्या में एक अहम हिस्सा है। आप टीवी देखते हुए भोजन ना करें, आप फ़ोन करते हुए ब्रेकफास्ट ना करें, एक जगह बैठ के शांत चित्त से अगर आप भोजन करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे भोजन को पचाने के लिए वेरियस एंजाइम्स निकल रहे हैं, जैसे हम रिलैक्स्ड हैं तो जब हम चू करते हैं, खाने को चबाते हैं, तो वेरियस एंजाइम्स जो मुंह के हैं वो उसमें मिक्स होते हैं, फिर स्टमक में जाते हैं तो स्टमक उसको एक वेलकम करता है कि भाई खाना आया है, तो वहाँ पर HCl सिक्रेट होगा,
फिर वो उसका प्रोसेसिंग होगा। जैसे मिक्सी में ऐसे घूमते रहते हैं ना, जैसे अपन शेक बनाते हैं, केले का शेक बना रहे हैं, तो एक मिक्सी का मूवमेंट होता है, वैसे ही हमारे स्टमक का मूवमेंट होता है, इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी, इससे खाने का एक पल्प बनता है। अगर आप बहुत सारा बात करते करते खाना खा रहे हैं तो एयर चली जा रही है आपके स्टमक में, है ना, इंटेस्टिन में एयर चली जा रही है, तो ये पल्प नहीं बन रहा है। और फिर वो व्यक्ति को डकारें आएंगी, खाना जो है शरीर जितना ले सकता है उससे ज़्यादा ले लिया, तो फिर दस्त, अपचन, ये सब समस्या आएगी, और ये जब आएगी तो चिड़चिड़ापन आएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम 3 मील्स पे स्टिक करें। पहला ब्रेकफास्ट समय पे ले लें, दूसरा लंच ले लें, और अमूमन हम बोलते हैं कि जो हम अपने मरीजों को और बाकी जनरल पब्लिक को गाइडलाइंस देते हैं कि आप 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लीजिए, 2 से 3 बजे तक लंच कर लीजिए, और शाम को 8 से 8:30 तक डिनर कर लीजिए। दैट्स इट। रात को 12 बजे अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन नहीं खा रहे हैं, आप जहर खा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आप जितना अर्ली, क्योंकि सारा सुप्तावस्था में चला जाता है, पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है वो उस समय अपनी एफिशिएंसी से कम काम करता है। और इससे भी बेहतर अभी जो मॉडर्न मेडिसिन में एक कंसेप्ट आयुर्वेद से एक्सेप्ट किया है, और उसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, साइंटिफिक इनपुट ऐड किया है कि 2 मेजर मील्स, अगर किसी व्यक्ति को ओबेसिटी, मोटापा, चिड़चिड़ापन, लो एनर्जी, इस सब की शिकायत है, तो उसको 2 मेजर मील लेना है। एक सुबह 10 बजे और एक सूर्यास्त के पहले 6-7 बजे। आप उसको 7 बजे कर सकते हैं, 7:30 बजे कर सकते हैं। इस सवाल के माध्यम से आपने जो जवाब दिया है निश्चित तौर पे बहुत ही लाभकारी है, और बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में भी बताया जिसके बारे में आम लोगों को सामान्यतः जानकारी नहीं होती। अगला जो मेरा सवाल है बस इसी से संबंधित ही सवाल है। सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं, अगर सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट छूट जाता है और हम लंच कर लेते हैं 12 से 1 के बीच, तो हम लंच क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट प्लस लंच मिला के कर लेते हैं। मतलब जो ब्रेकफास्ट होता था वो भी खा लिया और लंच था वो भी खा लिया, कहने का मतलब एक बार में बहुत सारा खाना खा लिया। ऐसी परिस्थिति में क्या दुष्प्रभाव एक आम आदमी के शरीर में पड़ सकता है? देखिए, अगर कभी कभार हो रहा है जी तो कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2 मेजर मील्स आर इनफ जी, है ना। आप 2 मील्स के बीच में उचित फासला रखना जरूरी है। हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, मतलब जो बीपी है, शुगर है, मोटापा है, अवसाद है, मतलब डिप्रेशन है, ये दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो लाइफस्टाइल डिजीज इसीलिए हो रही है क्योंकि लाइफ का स्टाइल खराब हो गया है। लाइफ का स्टाइल खराब हो गया तो अब स्टाइल को सुधारेंगे तो लाइफ भी सुधर जाएगी। आपने कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लंच के समय ब्रेकफास्ट लंच दोनों मिला के खा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। आप जो स्किप कर दिया उसको स्किप रहने दें। अगर आपको लगता है कि कोई तकलीफ नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट ये चीज़ ध्यान रखें कि नेक्स्ट मील शुड बी एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आफ्टर दैट। और बीच में कुछ मंचिंग नहीं करना है। मंचिंग मतलब जो स्नैकिंग करते हैं अपन के बीच में, मूंगफली खा लिए, आप चिवड़ा खा लिए, समोसा खा लिए, ये फिर उस दिन नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली हमें अब उत्तरदायी होना पड़ेगा अपने शरीर के लिए, है ना। पहले ये था कि हमारे पास खाने के रिसोर्सेज नहीं थे। मतलब एक किसी परिवार में 1 पाव आधा किलो जलेबी आती थी, 10 लोग में बंटती थी। तो 1-1, 2-2 हिस्से में आती थी, उतना ही पर्याप्त रहता था, और वो भी हफ्ते में 1-2 बार आती थी। अभी फ्रिज भरा पड़ा रहता है ड्राई फ्रूट से, स्वीट से, चॉकलेट से, और बच्चों को प्रेशर रहता है, फैमिली मेम्बर्स को प्रेशर है, खा लो भैया खराब हो जाएगा। तो इतना मत भरिए, खराब वो शरीर में जाके और ज़्यादा खराबी करेगा। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अन्न का जो एक हमारा आयुर्वेद का कंसेप्ट है ना, और एक भारतीय संस्कृति का जो कंसेप्ट है कि अन्न का आदर करो, अन्न को वेस्ट मत करो, अन्न का अनादर मत करो, वो बेसिकली एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो मॉडर्न मेडिकल साइंस एक्सेप्ट कर रहा है। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें हमें नहीं सूट करती, ऐसा कुछ रहता है। अभी क्या है, एक ट्रेंड हो गया, एक फैशन हो गया कि भाई नया टेस्ट डेवलप करो, नई चीज़ बनाओ। बिल्कुल, बहुत सारे शेफ़ हो गए, सुपर शेफ़ हो गए, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, है ना। इसमें ट्रेडिशनल चीज़ें पीछे छूट गई हैं। बट ट्रेडिशनल विजडम इज़ द बेस्ट विजडम, स्पेशली भारतीयों के कंसेप्ट में बोलता हूँ। एंड बेस्ट डाइट वर्ल्ड ओवर, पूरे ब्रह्मांड में जो बेस्ट डाइट है वो वेजिटेरियन डाइट है। शाकाहारी भोजन सर्वोत्तम है, ब्रह्मांड में बोल रहा हूँ मैं।
लोकल बात ही नहीं कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ नियम फॉलो करने हैं। जैसे मैंने तेल के बारे में आपको बताया कि एक बार अगर आपको जो वो कर दिया तो दोबारा फिर आपको तेल रीयूज़ नहीं करना है, भले थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है। जैसे अभी गृहिणियाँ लोग क्या करते हैं कि सुबह आटा गूंथ देते हैं और शाम तक उससे रोटी बनाते रहते हैं, फ्रिज में रख देते हैं ये सोच के कि फ्रिज में फ्रेश रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और मैं इसमें पुरुष महिला दोनों से ये निवेदन करूंगा कि आपको किचन में ज़्यादा समय देना है। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी जी, आप अपने घर के किचन में वो करें। कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे कि फ्रूट सलाद बन रहा है, उसमें दूध से फ्रूट सलाद बन रहा है, उसमें आप ऑरेंज डाल दे रहे हैं, संतरा डाल दे रहे हैं, नींबू डाल दे रहे हैं, दही डाल दे रहे हैं। तो ये बेतुके से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ये उस समय तो टेस्ट के लिए थोड़ा ऊपर नीचे, अच्छा मसाले भी इतने वो हो गए, टेस्ट को लग गए हैं कि बच्चे चिप्स खा रहे हैं, वही मसाला इसमें भी जा रहा है। तो इसकी वजह से ना बहुत सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस डेवलप हो गए हैं। तो उसको हमें परखना है कि भैया ये ट्रेडिशनली ओके है, ये ट्रेडिशनली ओके नहीं है। दही और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी में जाएंगे, व्यक्ति पहले दही बड़ा खा लेता है, चाट पकौड़ी खा लेता है और वापस लौटते समय केसर दूध पी लेता है। तो उस दिन उसका पूरा रायता फैल जाएगा। उसके अंदर जो है ना शरीर मतलब एकदम विस्मित हो जाता है, पाचन तंत्र एकदम डिप्रेस हो जाता है कि मेरे साथ अत्याचार कैसे हो रहा है। सही बात। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल फूड खाएं, लिमिट में खाएं और बीच में गैप दें। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे वर्तमान भोजन शैली से उपज रही समस्याओं के बारे में विस्तार से। और तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, अच्छा खाइए, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद।